बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसके हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह का विश्वास उन्होंने इस सरकार में रहते हुए लोगों के अंदर पैदा किया है, न केवल भारतवर्ष के अंदर बल्कि बाहर के देशों के अंदर भी जो विश्वास उनके अंदर व्यक्त हुआ है, उसकी एक बानगी जो पिछले वाला अविश्वास प्रस्ताव आया था 2018 में, जिसका जवाब देते हुए हमारे नेताजी ने यह कहा था कि मैं तो ये कहती हूं कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो ना केवल बहुत अच्छे विकास पुरुष हैं, ना केवल इस देश को आगे ले जाने वाले हैं, ना केवल उनकी नीति पर कोई किसी तरह का शक है, ना केवल उनकी नीयत पर किसी तरह का कोई शक है, बल्कि वो ऐसे अंतर्यामी भी हैं कि उन्होंने 2018 में ये बात कह दी थी कि ये सब इकट्ठे होकर 2023 के अंदर भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। और आज हम वही देख रहे हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव ये लोग लेकर आ रहे हैं, भानुमति का कुंडा जो ये बना हुआ है, तो मैं इसके विरोध में आज आप लोगों के समक्ष खड़ी हुई हूं। आदरणीय सभापति महोदय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं एक जो नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आया था, उसमें जब वो अपना जवाब दे रहे थे, मैं वो देख रही थी और सुन रही थी किस तरह से भावनाओं से भरे हुए उन्होंने उस समय में अपना वक्तव्य दिया था। और 1 जून 1996 का उनका जो वक्तव्य है उसके अंदर मैं सुन रही थी सभापति महोदय कि ये विपक्ष के लोग उस समय ये बात कह रहे थे, उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, कि आप मंदिर की बात नहीं करते, आप धारा 370 की बात नहीं करते और आप और तरह की इधर उधर की बातें करते हैं। तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय में ये बात कही थी कि हमारी जो विचारधारा है, जो 1977 के अंदर हमारी विचारधारा थी, वो आज भी है, लेकिन अभी लोकतंत्र को बचाना हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए हम राम मंदिर पर अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम धारा 370 पर बात नहीं कर रहे, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा, उस समय में भी सभापति महोदय सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। उन्होंने कहा था कि लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम मेजॉरिटी के साथ इस सदन में होंगे और उस समय धारा 370 भी जाएगी और राम मंदिर भी बनेगा। तो आज वो समय है। अभी 6 अगस्त गई है, हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी, उनकी पुण्यतिथि थी, और आप ये देखिए क्या संयोग कि जो मन में विचार लेकर वो इतने समय तक राजनीति करती रही, केवल कुछ दिन पहले ही 370 धारा हटी और उसके थोड़े से दिनों के बाद 6 अगस्त को जो है उनका देहावसान हो गया। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो एक एक कार्यकर्ता हैं, उनके मन के अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम किस तरह से भरा हुआ है, ये उसकी एक मानगी थी। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि ये जो विश्वास कांग्रेस पार्टी का टूटा है, ये विश्वास जल्दी से वापस बनने वाला नहीं है। ये वो पार्टी है जो 400 से 40 के ऊपर आ गई और एक हमारी पार्टी है जो 2 से 303 के ऊपर आ गई। किसी ने ये बात कही है कि विश्वास वो डाली है जो एक बार सूख जाती है तो फिर कभी हरी नहीं हो सकती। अब ये चाहे कितने ही अलायंस कर लें, चाहे ये INDIA बना लें, चाहे ये घमंडिया बना लें, ये कुछ मर्जी बना लें, लेकिन अब किसी भी कीमत पर इनके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं बन सकता। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि अभी तक तो शुरुआत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भविष्यवाणी करते हैं वो भविष्यवाणी सत्य होती है। जो भविष्यवाणी उन्होंने की 2018 में कि 2023 में फिर से लेकर आएंगे, तो वो लेकर आए हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी है कि हम 2024 के अंदर भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, उनके नेतृत्व में बनाएंगे। सभापति महोदय, अब हमारा टारगेट यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बहुत जल्द जो है हमारी कोशिश होगी कि हम वो भी इस सदन के अंदर लेकर आए।
और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूं कि मैं सभी को सुन रही थी, हमारी सूले जी कह रही थी कि 9 साल में क्या किया। सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि 9 साल में हमारी सरकार ने क्या किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, किसी समय में जो मैकाले था उसने कहा था ये बात भरे सदन के अंदर कि ये जो भारत की संस्कृति है इसको खत्म कर दो, भारत की जो सनातन परंपरा है इसको खत्म कर दो। जब तक तुम ये खत्म नहीं करोगे, जब तक तुम इनके ऊपर पश्चिमी सभ्यता को नहीं ला दोगे, तब तक तुम इनकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ सकते। सभापति महोदय, कोई वो समय था कि जिस समय में कम से कम भी आप ये देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर 90 लाख किताबें जो हैं उनको जलाया गया, हमारे साहित्य को जलाया गया। 90 लाख का साहित्य हमारी पुस्तकों का जलाया गया, जो 3 महीने तक सुलगता रहा। और उस सनातन परंपरा को, उस संस्कृति को खत्म करने के लिए सभापति महोदय जो परंपरा, जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी वो लेकर आए, आज बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि 2020 के अंदर बहुत विचार विमर्श करके सबके साथ, जिस तरह से बाबा साहब ने उस समय में सबके साथ विचार विमर्श करके हमारे देश का संविधान बनाया था, उसी तरह से ही सबके साथ विचार विमर्श करके 2020 में जो शुरुआत हुई वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारे देश के अंदर अब आई है। उसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोशिश है हमारी सरकार की कि एजुकेशन जो है उसका एक्सेस सबको होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी मोटो है, उसका ये ध्येय है। सभापति महोदय, एक जो छोटा बच्चा है 3 से लेकर 8 वर्ष तक उसकी बुद्धि का तीव्र गति के साथ विकास होता है, ये साइंटिफिकली भी अप्रूव हो चुका है। तो इसलिए हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि हम एक बाल वाटिका इस तरह से बनाएं ताकि 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जादुई पिटारा के नाम से हम उन बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें, जिसके अंदर खेल खेल में गाना गाकर, डांस करके, पहेलियों से वो बच्चे एजुकेशन प्राप्त करें। मैं अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देख रही थी, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे माननीय प्रधानमंत्री जी के चारों तरफ लिपटे हुए थे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी करके। मिलियंस ऑफ पीपल ने उनको उस वीडियो को देखा है। सभापति महोदय, अगर आप भी उसको देखें, इतने प्यार से वो बच्चे खेलते खेलते जो है मोदी जी से बात कर रहे थे और बिल्कुल उनको हक किए हुए थे बड़ी जोर से और कह रहे थे कि मोदी जी हम आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, मोदी जी हमने आपको देखा। ये प्यार, ये विश्वास जो 3 से 8 साल तक के बच्चों के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर है, क्या ये इनका नो कॉन्फिडेंस जो है ये उस विश्वास को डिगा पाएगा? ये भूल कर रहे हैं बहुत बड़ी। माननीय सभापति जी, मैं इसके साथ साथ कहना चाहती हूं कि उन बच्चों के अंदर चिंतन की भावना हो, उन बच्चों के अंदर तर्कशीलता हो, उन बच्चों के अंदर अनुसंधान की भावना हो। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमारी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसकी कोशिश है कि इन बच्चों को मातृभाषा के अंदर शिक्षा ग्रहण करवाई जाए। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा पद्धति जो है वो हमारे भारतवर्ष की शिक्षा पद्धति है, जिसके अंदर 14.9 लाख स्कूल हैं, 95 लाख टीचर्स हैं और 26.5 करोड़ सभी वर्ग के, सभी जगह से विद्यार्थी हैं। इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि हम स्किल एजुकेशन जो है इसके अंदर प्रोवाइड कर सकें। सभापति महोदय, इससे पहले जिस तरह की शिक्षा पद्धति रही, बच्चों को किसी भी तरह का कोई कौशल विकास उनके अंदर नहीं हो पाता था। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी कारणवश अगर 11वीं के बाद 12वीं के बाद शिक्षा छोड़ देते हैं तो कम से कम उनके अंदर किसी न किसी कौशल का विकास तो हो, उनकी रोजी रोटी का कोई साधन तो बने। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से अब 10+2 तक के बीच में ही जो है कोई ना कोई कौशल विकास उन बच्चों के अंदर जागृत करने की कोशिश की जा रही है। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि मैंने मेडिकल साइंस से पढ़ाई की है, लेकिन मेरा शौक जो है, मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में भी था। लेकिन पहले पद्धति ऐसी थी कि अगर आपने मेडिकल साइड ले लिया तो आप जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं ले सकते थे। अगर आपने नॉन मेडिकल ले लिया
तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे। इतनी अब इसके अंदर जो है खुलापन कर दिया है सरकार की तरफ से कि अगर आप मेडिकल के साथ ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि 10+2 का जो सिस्टम है उसको खत्म करके अब 10th के बाद अगर 1 साल तक बच्चे ने पढ़ाई की तो उसको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल तक बच्चे ने अगर पढ़ाई की तो उसको डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल तक अगर बच्चे ने पढ़ाई की तो उसको डिग्री मिलेगी। उस बच्चे को कहीं पर भी ये महसूस नहीं होगा कि बीच में अगर उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो उसका पूरे साल बर्बाद हो जाते थे पहले डिग्री के लिए। तो इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी सरकार लेकर आई है सभापति महोदय, जो पहले कभी किसी की सोच में नहीं गया कि बच्चे जो है वो कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उनका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में कभी किसी ने कोई चिंता नहीं की सभापति महोदय। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि SC OBC के जो टीचर्स हैं उनको भी अब मैक्सिमम अपॉइंट किया गया है कि जो दूर दराज के जो इलाके हैं रोस्टर सिस्टम से अब उनको भी टीचर्स को वहां पर जो है लगाया गया है। और इसके साथ साथ सभापति महोदय नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और रिसर्च को जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। हमारे IIT के बच्चे, हमारे IIMs के बच्चे, और अब आप ये देखिए कि सभापति महोदय सुंदर पिचई और इस तरह से कितने हमारे जो बहुत होशियार बच्चे थे वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा ब्रेन ड्रेन इस तरह से ना हो, इसलिए रिसर्च जो है वो हमारे देश के अंदर ही लाई जा रही है। R&D के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगाकर इस तरह की फाउंडेशन बनाई जा रही है ताकि हमारे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ताकि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। सभापति महोदय हमारी IIT जो दिल्ली है उसकी ब्रांच UAE के अंदर भी खोली जा रही है। इसके साथ साथ IIT मद्रास की ब्रांच जो तंजानिया के अंदर खोली जा रही है। तो ये सब एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से सभापति महोदय कोशिश है कि हमारे एजुकेशन को और ज्यादा वृहद रूप जो है वो दिया जाए। सभापति महोदय इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय जो डिपार्टमेंट है उसमें SC STs के लिए जो हमारी सरकार ने किया वो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। सभापति महोदय प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, उसके तहत आप ये देखिए कि हजारों हजार गांव ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करके जो ऐसे जहां पर डोमिनेटिंग थे हमारे SC और ST, उनको जो है आदर्श ग्राम योजना के तहत उनका विकास किया जा रहा है। और इसके साथ साथ सभापति महोदय मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर हम विश्वास की बात करें तो आप ये देखिए कि 2004 के अंदर हमारे 38 SC और ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 2004 की बात मैं कर रही हूं, और कांग्रेस के पास केवल 29 थे। और उसी तरह से मैं अगर आगे बात करूं 2014 के अंदर SC और ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के पास 66 थे और कांग्रेस के पास घटकर केवल 12 रह गए। और सभापति महोदय 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास SC और ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 76 बने, 76 बने, और कांग्रेस के घट के केवल 10 रह गए। तो ये सोच सकते हैं कि अगर इनकी सोच SC और ST कम्युनिटी की तरफ अच्छी होती तो इनका इस तरह से जो SC ST के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें इतनी भारी गिरावट नहीं आ सकती थी। सभापति महोदय इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि सरकार की तरफ से नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री 14566 स्थापित की गई है ताकि जो SC ST के जो हैं लोग, उन पे अगर कोई किसी तरह की एट्रोसिटी होती है तो वो इस नंबर पर डायल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 14567 टोल फ्री नंबर वरिष्ठ नागरिकों के लिए है कि अगर उनको किसी तरह का कोई कष्ट है तो वो नेशनल लेवल पर ये नंबर है, इस पर वो डायल कर सकते हैं। सभापति महोदय इसके साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है कि नशा मुक्ति, इसके लिए माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने भी जो है स्पेशल डिबेट भी जो है इसमें करवाई थी। और हमारा ये प्रण है कि हमारा देश भारत जो है वो नशा मुक्त होना चाहिए। इसीलिए 372 संवेदनशील जो डिस्ट्रिक्ट घोषित किए गए हैं और उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से नशा मुक्त करने के लिए बहुत सी योजनाएं और बहुत से कार्यक्रम आदरणीय सभापति महोदय उसमें चल रहे हैं। इसके साथ साथ सभापति महोदय मैं आपको कहना चाहती हूं कि डिजिटल इंडिया कि किस तरह से आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश डिजिटल इंडिया के माध्यम से कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें जो भी पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से एक आम आदमी तक पहुंच रहा है। सभापति महोदय कांग्रेस पार्टी वालों को याद होगा कि इनके प्रधानमंत्री जी ने किसी समय में ये बात कही थी कि हम लोग
₹1 ऊपर से भेजते हैं, नीचे तक आते आते केवल 15 पैसे बच जाते हैं उसमें से। बीच में से 85 पैसे कहां चले गए, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार ने, सभापति महोदय, इस तरह का सिस्टम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि के तहत किस तरह से एक बटन दबाकर करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो हमारे किसान भाई हैं उनके पास जो है वो पैसा पहुंचता था। इसके साथ साथ 40 योजनाएं ऐसी हैं हमारी जिसमें डीबीटी के माध्यम से गरीबों को उनका हक मिलता है। सभापति महोदय, आज जापान, कनाडा, फ्रांस, ये सब डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाना चाहते हैं। ये सब प्रभावित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सिस्टम है, डीबीटी सिस्टम है, उसके माध्यम से कैसे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूं कि आज भारत नेट के माध्यम से 4G 2016 में ही हम लोग लेकर आए थे। 97% एरिया के अंदर आज 4G अवेलेबल है। आज एक गांव का गरीब सरपंच, एक गांव का गरीब इंसान, एक गांव का गरीब किसान, वो सब जो है 4G के माध्यम से किसी न किसी तरीके से केंद्र की योजनाओं से और स्टेट की योजनाओं से जुड़े हुए हैं। सभापति महोदय, जो सुविधाएं किसी समय में केवल शहरों में मिलती थी, आज गरीब से गरीब परिवार को वो गांव के अंदर भी मिलती हैं। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहती हूं कि एक जो इंडस्ट्री थी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो कि किसी समय में हमारे माननीय जो पूर्व की हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी थी, वो चाहती थी कि सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री भारत के अंदर आए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुई। इसके बाद भी जितने प्रधानमंत्री आए, उन्होंने ये चाहा कि सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री जो है वो भारत के अंदर आनी चाहिए, लेकिन कोई इसमें कामयाब नहीं हुआ। मैं बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि आज 40 साल के बाद जो प्रयास चल रहा था, वो 40 वर्ष का प्रयास जो है वो सफल हुआ है और अब सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री जो भारत के अंदर बनने लगी है। सभापति महोदय, कुछ इंडस्ट्री जो है वो मदर इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है वो मदर इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है जो मदर इंडस्ट्री है, इसी तरह से सभापति महोदय प्लास्टिक इंडस्ट्री है जो मदर इंडस्ट्री है। उसी तरह से आजकल का ये जो डिजिटल सिस्टम है, उसी के तहत जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो मदर इंडस्ट्री है। जब मदर इंडस्ट्री हमारे इंडिया के अंदर आएगी तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एक अलग क्रांति जो है वो आ जाएगी। तो मैं इस बात के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से हमारे देश के अंदर डिजिटल सिस्टम को भी आगे बढ़ाया है और इसके साथ साथ जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सभी पैसा जो है डायरेक्ट अब हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, सबके खाते में जो सीधा सीधा जा रहा है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये निशिकांत जी ने बताया था कि बहुत सी पार्टी जो है वो सब मिलकर उन्होंने INDIA बना ली है, लेकिन सभापति महोदय मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत समय तक जो है, क्योंकि जैसे हमारे आदरणीय एक मंत्री जी भी बता रहे थे कि जो पार्टीज जिनके बारे में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने गलत सलत बोला, वही पार्टियां जो हैं अब उनके साथ अलायंस बनाए हुए हैं। लेकिन बहुत ज्यादा समय तक मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का जो एक घमंडिया जो गठबंधन बना है, इसके अंदर बहुत ज्यादा दिन तक ये लोग रह सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि मैंने विश्वास भी उसका किया है, खबर है मुझे कि टूटेगी जरूर मगर थोड़ी देर लगेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा समय तक ये वाला गठबंधन जो है वो रहने वाला नहीं है। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी एक और योजना, जिसके तहत जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको कर्मयोगी जिसको कहा गया है कि उसके माध्यम से किस तरह से हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको ये शिक्षा दी गई है कि वो अपने आप को इस तरह से आगे बढ़ाएं ताकि वो देश की सेवा में अग्रसर हो सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय सभापति महोदय, हमारी सरकार की तरफ से जो है मिशन कर्मयोगी चलाया गया है और उसके तहत जो है उन ऑफिसर्स के अंदर कौशल वृद्धि की जा रही है, उनको शिक्षण दिया जा रहा है, उनको प्रोफेशनल जो है सिस्टम के तहत वो काम कर सकें, ये सिखाया जा रहा है। उनके लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर डेवलप हो, ये बात उनको सिखाई जा रही है। प्रदर्शन आधारित उनको प्रोत्साहन दिया जाए, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण उनका हो, क्योंकि ऑफिसर जो है सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि ट्रेनिंग के बाद
वो अपने आप को एक उस लेवल पर समझ लेते हैं कि अपने आप को सोचते हैं कि तुम्हारा नागरिक, आम नागरिक के साथ अब किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहा और तुम एक कुर्सी पर बैठ गए, एयर कंडीशनर कमरों में बैठ के अब यहां पर बैठकर तुम पॉलिसी बनाओ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हमारे जो ये इस तरह के ऑफिसर्स हैं उनको कर्मयोगी होना चाहिए, उनके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि आप लोग जो अधिकारी बने हो वो आम जनता की भलाई के लिए बने हो। तो ये एक सिस्टम ऐसा चलाया गया है मिशन कर्मयोगी। इस मिशन कर्मयोगी के तहत उनको कई तरह के शिक्षण, कई तरह के प्रशिक्षण जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें अंतर विभागीय एक्सपोजर भी उनका होगा। ये नहीं है कि कोई एक ऑफिसर एक डिपार्टमेंट में आ गया तो सारी जिंदगी वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर निकाल देगा। सभापति महोदय, इसी के माध्यम से हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे अधिकारी हैं वो इस चीज को समझें और अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाएं। सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश के अंदर, हमारी आम जन के अंदर जो विश्वास बनाया है, उस विश्वास को मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरह का कोई जो है वो इसके अंदर किसी भी तरह का कोई ठेस उसको पहुंचा सकता है, क्योंकि विश्वास और प्रेम इन दोनों में एक समानता है सभापति महोदय, कि दोनों में से कोई भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे माननीय प्रधानमंत्री जी के चारों तरफ जो है वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी को गले से लगाया और कहा कि हम आपके साथ जो है वो फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो सभापति महोदय, इन्हीं सब बातों के साथ मैं जो है इस प्रस्ताव का जो है बहुत तेज गति के साथ, बहुत तीव्र गति के साथ इसका विरोध करती हूं और मैं ये कहना चाहती हूं कि ये चाहे कुछ मर्जी कर लें, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास जनता के ऊपर है और जनता का जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है वो दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या हमारे अरविंद सावंत जी ने अपने विचार व्यक्त करने के बाद नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल 376 जी, मैं आपके ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं सभापति महोदय। अरविंद जी सावंत जी ने अपने विचार व्यक्त करने के बाद सम्माननीय मंत्री महोदय जी ने जिस शब्दों से धमकी दी है, एक अपने स्वार्थ के लिए कई पार्टी घूम के आने के बाद हमें औकात दिखा दूंगा, ऐसे शब्द में जो धमकी दी है ये शब्द रिकॉर्ड से निकाल डाल। श्री थोल थिरुमावलवन जी।